वो कहते हैं ना, बुढ़ापे में आकर एक साथी की बहुत ज़रूरत होती है। पति के बिना पत्नी और पत्नी के बिना पति कितना अधूरा हो जाता है, इसका बुढ़ापे में एहसास होता है। माँ के जाने के बाद तो बाबूजी की जीने की इच्छा ही समाप्त हो गई थी, इसलिए वो भी जल्दी ही में छोड़कर चले गए। जब तक माँ बाबूजी थे मैं मायके कभी भी चली जाती थी, किंतु बाद में पता नहीं क्यों एक लक्ष्मण रेखा सी खिंच गई। 1 साल हो गया था मुझे मायके गए, यहाँ तक कि रक्षाबंधन पर मैंने राखी भेज दी थी। पर इस बार भैया के बहुत आग्रह पर मैंने छुट्टियों में मायके रहने का प्लान बनाया। पूरे रास्ते ट्रेन की गति और मेरे ख्यालों की गति जुगलबंदी कर रहे थे। बापूजी की बरसी के बाद पहली बार मैके जा रही थी। सबका व्यवहार कैसा होगा, यही सोचकर हृदय बैठा जा रहा था। जब से बापूजी ने अपनी वसीयत में भैया के साथ मेरा नाम भी जोड़ दिया था, तब से भाभी का व्यवहार मेरे प्रति बदल गया था। रिश्तों में एक अजीब सी दरार आ गई थी। भाई बहन का प्यार वसीयत की बलि चढ़ गया था। अरे बेटियों, अपने मैके सिर्फ अपने माता पिता भाई भाभी का स्नेह लेने के लालच में मैके आती हैं। उन्हें सिर्फ यही लालच होता है कि उनके मायके के द्वार उनके लिए सदा खुले रहें। यही सोचते सोचते मैं अपने गंतव्य पर पहुंच गई थी। भैया स्टेशन पर मुझे लेने आए थे। स्टेशन से घर तक सिर्फ भैया ने 2 वाक्य बोले थे, कैसे हो छोटी, रास्ते में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई। बस उसके बाद तो भैया ने जैसे मौन व्रत रख लिया था। घर पहुंचकर भाभी ने जिस तरह से दरवाज़ा खोला, के व्यवहार से मन में कुछ दरक सा गया। घर में चारों तरफ माँ बापूजी की यादें बसी थीं और हर कोने में मेरा बचपन खेल रहा था। वो बचपन जिसे मैं सहेजना चाहती थी, फिर से जीना चाहती थी, जिसके लिए मैं मैके आई थी। हर बेटी की तरफ मुझे भी मेरा मैका जान से ज़्यादा कीमती था। वो 2 दिन मुझे अपनों के बीच पराये जैसा लग रहा था। आंखें बार बार छलकने को बेचैन थीं। रात को खाने की टेबल पर मैंने कमरे में उतरे हुए मौन को तोड़ते हुए बोला, भैया कुछ बात करनी है। भैया ने कहा, बोल छोटी। वो बाबूजी की वसीयत के विषय में। देख छोटी, इस विषय में मुझे कोई बात नहीं करनी। इसके अलावा कुछ और कहना हो तो बोलो। ये कहकर भैया उठकर अपने कमरे में चले गए। स्नेहा, तुम सिर्फ 2 दिनों के लिए अपने मैके आई हो, आराम से रहो, भाभी कहकर टेबल से सामान उठाने लगी। सिर्फ 2 दिन। भाभी के कहे ये शब्द मेरे कानों में शीशा घोल रहे थे। मैं बिना किसी कसूर के अपने मैके में मुजरिमों के कटघरे में खड़ी थी, जिसकी सुनवाई होनी नामुमकिन थी। जिस घर में मैं पली बड़ी, वो घर मेरा मैका अब पराया सा प्रतीत हो रहा था। जैसे तैसे 2 दिन गुजर गए। अपने घर वापसी आ गई। अपने घर वापसी पहुंचते ही भाभी का फ़ोन आया। स्नेहा, ठीक से पहुंच गई तुम? रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? वो थोड़ा हिचक बोली। हाँ भाभी, पहुंच गई। मैंने रुधी आवाज़ में बोला। स्नेहा, ये लिफाफा तुम टेबल पे छोड़ गई थी। वो फिर हिचकते हुए बोली, भाभी छोड़ नहीं गई थी, रख कर आई थी आप लोगों के लिए। स्नेहा, तुमने ये क्यों किया? भाभी, मैंने सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाया है। यही बात तो मैं आप दोनों से करना चाहती थी, पर ये तो आप ही की अमानत थी, वापस तो मुझे देनी थी। बापूजी ने अपनी प्रॉपर्टी में मुझे हिस्सा दिया, ये उनका फ़र्ज़ था, और उस हिस्से को जिसका हक था मैंने उसे वापस करके अपना फ़र्ज़ निभा लिया। भाभी, मुझे आपकी प्रॉपर्टी नहीं,
आप लोगों का प्यार चाहिए, साथ चाहिए और वो अपनापन चाहिए जिसके लिए बेटियां अपने मैके आती हैं। मायका एक बेटी के लिए उसका अस्तित्व होता है। उसके दूर होने की जो पीड़ा होती है वह बहुत एहसान्य होती है। मेरा मायका वसीयत की बलि चढ़ गया था। भाभी, ऐसी प्रॉपर्टी का मैं क्या करूँगी भाभी, जो मुझे मेरे मायके से दूर कर दे, मेरे भाई को मुझसे दूर कर दे। मेरे लिए ये प्रॉपर्टी बोझ थी। मैं तो पहले ही आपको देना चाहती थी, किंतु मैके के रास्ते जाने पर कदम थम जाते थे। भाभी, मुझे कभी प्रॉपर्टी का लालच नहीं रहा। मुझे तो सिर्फ मेरे मैके का लालच था। मुझे तो सिर्फ मेरा मैका चाहिए था। यह कहकर मेरी आवाज़ मेरे गले में अटक गई। छोटी, तू कब इतनी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। तेरी बातों ने तो मुझे मौन कर दिया। हम तो स्वार्थ की आग में अपने रिश्ते सुहा कर रहे थे। मुझे माफ़ कर दे छोटी। तेरा मायका तेरा था और तेरा ही रहेगा। दूसरी तरफ से भैया की आवाज़ सुनकर अब तक आँखों में रुके मेरे आंसू अविरल बहने लगे।